गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है OMU 2024 मेमोरी बेस्ड ऑन मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल। कॉन्टैक्ट नंबर 9308063015। चलिए, प्रश्न जो आपके सामने दिखाई दे रही है, जो DGMS के एग्जामिनेशन में आई हुई है, पिछले कैंडिडेट के द्वारा जो बताई गई क्वेश्चन है, उसको लेकर के आया हूँ। उसको पढ़ने और ऑप्शन को चूज करने से पहले मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करते हुए बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सके, साथ ही एग्जाम में पास करके आप सर्टिफिकेट गेन करके प्रमोशन पा सके या अपना जॉब को एस्टेब्लिश कर सके। फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इग्निशन टेम्परेचर ऑफ बिटुमिनस कोल इज। बिटुमिनस कोल का इग्निशन टेम्परेचर पूछ रहा है। ए कह रहा है ऑप्शन 454 डिग्री सेंटीग्रेड, बी कह रहा है 850 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी कह रहा है 354 डिग्री सेंटीग्रेड, डी कह रहा है 750 डिग्री फ़ारेनहाइट, ई कह रहा है ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दी हुई है उसको करेक्ट बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको बिटुमिनस कोल का इग्निशन टेम्परेचर के साथ साथ इसी वीडियो में स्पॉन्टेनियस हीटिंग बता दे रहा हूँ, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर बता दे रहा हूँ। इग्निशन टेम्परेचर तो बताऊंगा ही, साथ ही आप को ब्लेजिंग फायर बता दूंगा, साथ ही आपको इंक्यूबेशन पीरियड बता देता हूं। तो जानते हैं कि कोयला क्या होता है? एक पोरस प्रॉपर्टी का होता है, एक विशेष गुण वाला होता है, जो कि ऑक्सीजन को अपने अंदर जब एब्जॉर्ब करता है तो ये जो कार्बन होती है, जिसको मैं यहां पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हेडिंग के रूप में अगर लिख दूं, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, जिसके संबंध में हमारे कोल माइंस रेगुलेशन 137 में प्रिकॉशन दी गई है कि कोयले के अंदर स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं चालू होनी चाहिए। तो यहां पर जो कोयले में कार्बन होती है, ये क्या है? कोल है। कोल में जो कार्बन होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और रिएक्शन करके क्या बनाती है? CO2 बनाती है। साथ ही जो है इसमें वाटर वेपर जो कोयले के अंदर मौजूद होता है, जिसमें कि OH2O वाटर वेपर बनाती है, वाटर वेपर बनाती है, और भी सारे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं कोयले के अंदर, जो फ्यूम्स के रूप में बाहर निकलते हैं। तो प्लस में साथ में हीट निकलती है। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होता है, उससे जो हीट निकलती है वो एब्जॉर्ब इकट्ठी होती जाती है। अगर कोयले का ढेर रहता है तो अंततः उसके अंदर क्या हो जाती है? वो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर के पास पहुंचता है, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर के पास पहुंचता है। तो ये क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होती है, इसको मैं बता रहा हूं। कोयले सैंपल का जो टेम्परेचर होता है, जिसको हम लोग एक ट्यूब में लेते हैं, कोयले सैंपल का जो हम लोग लेते हैं 20 ग्राम जो सैंपल होती है, उसको हम लोग लेते हैं 20 ग्राम, केवल 20 ग्राम, जो कि -70 से 200 mm 200 BS साइज का लेते हैं। BS साइज मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड साइज का ये कोयले का साइज लेते हैं, 20 ग्राम लेते हैं। और इस जो ट्यूब में लेते हैं हम लोग, इस ट्यूब को एक बाथ के अंदर डाल देते हैं। बाथ यानी कि एक बर्तन के अंदर, और इस बर्तन में हम लोग क्या रखते हैं? ग्लिसरीन रखते हैं। क्या रखते हैं? ग्लिसरीन रखते हैं। ग्लिसरीन मतलब कि यहां पर ये क्या होती है? सॉल्वेंट होती है, ग्लिसरीन रखते हैं। और इसको हम लोग हीटेड करते हैं, एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर के साथ हीटेड करते हैं। ये हीटर है आपका, हीटेड करते हैं, और साथ में ऑक्सीजन इसमें सप्लाई की जाती है। तो इसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक हम लोग इसमें थर्मामीटर डाल देते हैं। ये है थर्मामीटर, जिसका बल्ब इसके अंदर डूबी रहती है। और एक दूसरी थर्मामीटर होती है, जिसको हम लोग बाथ का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग डाल देते हैं। तो ये थर्मामीटर T1 है अगर, और ये थर्मामीटर T2 है।
T2 है। तो इन दोनों का टेम्परेचर पहले क्या होता है, जैसे ही हीट चालू करते हैं देना इस ग्लिसरीन को, तो इस बाथ का यानी बर्तन का टेम्परेचर के साथ इस बाथ का ग्लिसरीन का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और फिर जो है जब कोल सैंप का टेम्परेचर फिर क्रमशः बढ़ती जाती है, और कोल सैंपल का जो टेम्परेचर है जैसे ही बाथ टेम्परेचर को पार करता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। अगर उसको ग्राफ में अगर दर्शाएं तो आपका जो कोल सैंप का टेम्परेचर है वो क्या होती है, पहले इस तरीके से कोल सैंपल का टेम्परेचर जो है, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये कोल सैंपल का टेम्परेचर इस तरीके से जाकर के ये कांस्टेंट हो जाती है बढ़ते हुए, ये टेम्परेचर को आप ले रहे हैं टेम्परेचर को, और इधर जो है टाइम को ले रहे हैं। तो ये जो कोल सैंपल का टेम्परेचर है, ये किसका है, कोल सैंपल का टेम्परेचर, कोल सैंपल टेम्परेचर, कोल सैंपल टेम्परेचर, जिसमें कि आप किससे नाप रहे हैं, T2 से नाप रहे हैं, T2 से नाप रहे हैं। और ये जो बाथ टेम्परेचर होती है वो पहले डाउन में होती है, नीचे होती है, और बाथ टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बाथ टेम्परेचर कहने का ये कोल सैंपल का टेम्परेचर हुआ, ये बाथ का टेम्परेचर हुआ, सॉरी ये जो है बाथ का टेम्परेचर हुआ, ये जो रहती है ये बाथ का टेम्परेचर रहती है, बाथ का टेम्परेचर, बाथ टेम्परेचर रहती है। तो ये बाथ टेम्परेचर रहती है जिसको क्रमशः धीरे धीरे बढ़ती है और फिर उसके बाद जो है कांस्टेंट हो जाती है, जिसको हम लोग T1 से दिखाएंगे। और ये जो है कोल सैंपल का टेम्परेचर होती है, कोल सैंपल का टेम्परेचर, कोल सैंपल का टेम्परेचर। तो ये कोल सैंपल का टेम्परेचर अगर इसको आप ले रहे हो T2, तो जिस समय भी ये T2 T1 को क्रॉस करती है, T2 T1 को क्रॉस करती है, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। अब इसके संबंध में प्रश्न पूछी गई है, OME 2024 में DGMS के एग्जामिनेशन में उसको प्रश्न को लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर मैं बता देता हूँ कि क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर के आगे जब हीट एक्यूमुलेट होती जाती है कोयले के अंदर, तो अंततः जो कोयला में होता है इग्निशन चालू हो जाता है, जिसके संबंध में बताया गया है ऑप्शन नंबर ए में 454 डिग्री सेंटीग्रेड कि क्या बिटुमिनस कोयले का आपको चूज करनी है, 454 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाँ फ्रेंड्स, 454 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब कि 454 डिग्री सेंटीग्रेड में इग्निशन इसमें चालू हो जाती है। तो ये 454 डिग्री सेंटीग्रेड को जैसे ही ए नंबर को आप टिक लगाएंगे गलत हो जाएगी। क्यों गलत होगी, क्योंकि बी में आपको दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में, जो कि मैं देख रहा हूं स्क्रीन पर 850 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये 850 डिग्री फ़ारेनहाइट भी जो है आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये भी वैल्यू होती है। और ये कैसे निकालते हैं, जो फॉर्मूला होती है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, तो वो फार्मूला हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिए, निकालनी पड़ेगी आपको इस तरह से, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, C/5 इक्वल्स टू F-32/9। तो इस वैल्यू में आप अगर रखते हैं C को 454 रखते हैं, 454 में ये जो है आप 5 रखे डिवाइडेड बाई F-32/9, तो 9 से इसको गुणा कीजिएगा, तो 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 9 पचे 45 और 3 48 के 8 हाथ में 4, 9 चौके 36 और 4 देखिएगा कैलकुलेट करके आपको 850 डिग्री फ़ारेनहाइट, कैलकुलेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको F की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से आप देखें कि जो ऑप्शन थी A और B वाली, ये दोनों ऑप्शन आपको E में कह रही है, तो E वाली ऑप्शन को आप टिक लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ बिटुमिनस कोल इज A नंबर 454 डिग्री सेंटीग्रेड और बी नंबर 850 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि ई नंबर को आप इंडिकेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं ये जो फायर दिखाई दे रही है, जिसको हम लोग ब्लेजिंग फायर कहेंगे, ब्लेजिंग फायर कहने का मतलब कि जो ग्राहम साहब ने थे, ग्राहम्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 4 कैटेगरी में आग को बांटा है, फायर को, स्पॉन्टेनियस हीटिंग को बांटा है या फायर को बांटा है। 0.4% पर इन्होंने कहा कि क्या नॉर्मल कंडीशन, 0.5% पर किसका 0.4 0.5 CO फॉर्म्ड बटे O2 एब्जॉर्ब, जिसकी वीडियो मिश्रा सर माइनिंग क्लास में अपलोडेड है, आप वहां देख सकते हैं, फायर रेशियो ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो वहां से आप जो है पूरी डिटेल में उसको मिल जाएगी। तो ये मिश्रा सर 03 की वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं
अपलोड कर रहा हूं जो डीजीएमएस के एग्जामिनेशन में या सब्सिडी के एग्जामिनेशन में पूछी गई है, उसको देखते जाइए और अपने एग्जाम की तैयारी को पक्का कीजिए। तो मैं यहाँ पे बता रहा था ग्राम्स रेशियो 0.4% यानी CO फॉर्म्ड बटे O2 एब्जॉर्ब्ड अगर 0.4% आती है तो वो नॉर्मल कहलाती है, और अगर 0.5% आती है तो उसको नेसेसिटी टू थोरो चेकअप यानी कि कंटिन्यूअस आपको उसको चेकअप करने की अब जरूरत है, आग लगने वाली है, स्पॉन्टेनियस सिटिंग होने वाली है। जब हम लोग 1% की बात करते हैं, CO फॉर्म्ड बटे O2 एब्जॉर्ब्ड ग्राम्स रेशियो 1% की बात करते हैं, तो वो जो है क्या कहलाती है, एग्जिस्टिंग टू स्पॉन्टेनियस सिटिंग मतलब स्पॉन्टेनियस सिटिंग एग्जिस्ट होने वाली है। तो ये जो है 1% की बात याद रखिए। 2% में फायर स्पॉन्टेनियस सिटिंग अप्रोचिंग टू एक्टिव फायर, 2% में एक्टिव फायर की ओर पहुंचने वाली होती है, और 3% में एक्टिव फायर कहलाती है, और 7% जो आपको दिखाई दे रही हो वो ब्लेजिंग फायर कहलाती है। अगर CO फॉर्म्ड बटे O2 एब्जॉर्ब जो है 7% या उससे एबव आती है तो वो ब्लेजिंग फायर कहलाती है। तो ग्राम्स रेशियो के बारे में आपने ब्लेजिंग फायर के साथ देखा, इग्निशन टेम्परेचर जान लिया, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर जान लिया, स्पॉन्टेनियस सिटिंग जान लिया। तो ये रेगुलर क्लासेस चल रही है विनिंग एंड वर्किंग वेंटिलेशन लेजिस्लेशन ओवरमैन मशीनरी का, तो इसके रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं जो पूछी गई है। थैंक यू।